नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कोरोना को लेकर चल रहे सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सत्ताधारी गठबंधन की एक अहम बैठक होने वाली है। अब से थोड़ी देर बाद मुंबई में सीएम के आधिकारिक निवास वर्षा पर होने वाली इस बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि विपक्ष कोरोना संकट को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रहा है। इससे पहले शरद पवार ने एक मुलाकात भी की थी उद्धव ठाकरे से। 1.5 घंटे तक लगभग ये मुलाकात चली थी और आज ये अहम मीटिंग है। बीच में जो हुआ वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल जब राहुल गांधी सामने आए तब न्यूज 24 के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार पर नियंत्रण होना, सरकार चलाना और सरकार को सहयोग देना, ये दोनों दो अलग अलग तरह की बातें हैं। क्या इसके बाद ही ये बैठक हो रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। इधर इस बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में इशारों में विपक्ष और राज्यपाल पर निशाना साधा गया है। सामना के लेख में आज लिखा गया है कि एक तरफ जहां राज्यपाल को संविधान की याद आनी चाहिए, तो वहीं विपक्ष को भी बहुमत का गणित समझाने की कोशिश की गई है। और देखिए, संविधान का उल्लंघन करेंगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी, यह भी चेताया गया है। सरकार को अस्थिर करने वालों पर निशाना साधा गया है। देखिए क्या लिखा गया है। राज्यपाल से मिलने का यह मतलब नहीं होता कि महाराष्ट्र में कोई उठापटक चल रही है। महाराष्ट्र सरकार संविधान के अनुसार काम कर रही है। सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। अगर कोई राज्यपाल संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। राज्यपाल को प्रशासनिक नियुक्ति का अधिकार चाहिए। यह अधिकार तो संविधान संशोधन करके ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो लोग सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, राज्यपाल को उनको बुलाकर कान खींचना चाहिए। सामना में निशाना साधा गया है न सिर्फ राज्यपाल पर बल्कि विपक्ष पर भी। वहीं महाराष्ट्र में सियासी हलचल बहुत जोर शोर से चल रही है। इस बीच कांग्रेस के नेता और विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले दिल्ली पहुंचे हैं। पटोले यहां कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो उधर मुंबई में होने वाली आघाड़ी की बैठक को उन्होंने सामान्य प्रक्रिया बताया है। सुनिए। महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, जिसका मीडिया के माध्यम से देखे जा रहा है, ऐसी महाराष्ट्र में कोई स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार की जो कोविड-19 का जो सर्कुलर जो जारी की गई थी, उसके ऊपर पूरी महाराष्ट्र की सरकार ने उसके ऊपर काम किया है। ये समय सरकार गिराने और सरकार उठाने का नहीं है। ये समय हमें कोरोना से लड़ने का समय है और हमें देश की जनता को, हमारी राज्य की जनता को इस मुसीबत से बाहर निकालने का ये समय अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को दोनों को भी करना पड़ेगा। ये गिराने और उठाने में नहीं जाना चाहिए। हम सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ इंद्रजीत सिंह मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से। इंद्रजीत, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, तो क्या यही समझे विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हैं बड़े नेताओं से बात करने के लिए? उधर वर्षा पर एक बैठक होने वाली है, यानी कि जो बीजेपी चाहती थी वो सुगबुगाहट तो कम से कम छेड़ दी है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, सुगबुगाहट दिख रही है और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री बहुत सारे जो अपने तीनों पार्टी के नेता हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, इसके अलावा अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर चर्चा है, लेकिन जरूर इसमें ये बात भी उठेगी कि किस तरह से ये हवा फैली और किस तरह से सरकार जो गिरने की बात सामने आ रही है, या विपक्ष के द्वारा जिस तरह से मांग की गई थी कि सरकार को बर्खास्त किया जाए, इसका कैसे तोड़ निकाला जाए, क्योंकि एक तरह से एक सेंटिमेंट खराब हो रहा है। और इस बीच नाना पटोले का जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनका दिल्ली जाना, इसके अलावा कल अगर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके बयान को देखें, शरद पवार का मातोश्री पर जाना देखें, तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ बात जरूर है और यही कारण है कि लगातार इसमें बैठकों का दौर जारी है। हालांकि अगर आज सामना की बात करें तो सामना में खुद जो गवर्नर पर निशाना साधा गया है, इसके अलावा जो विपक्ष है उस पर निशाना साधा गया है और कहा गया है कि सरकार स्थिर है और इसको अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे।
बिल्कुल, आप इंद्रजीत बने भी रहिएगा क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत से एक और बड़ी खबर, और दरअसल ये खबर प्रवासी मजदूरों को लेकर है क्योंकि प्रवासी मजदूरों पर भी सियासत हो रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच मुंबई से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, 5 तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए क्या चल रहा है। ये स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं, सीएसटी, धारावी, वसई, सायन, और ट्रेन के इंतजार में ये हजारों की तादाद में मजदूर, जहां ट्रेन पकड़ने की आस में कई जगहों पर हजारों मजदूर इकट्ठा हो गए। मुंबई से सटे वसई विरार से 7 ट्रेनें निकलने वाली थी, इसके इंतजार में हजारों लोग जमा हो गए। तो वहीं मुंबई से सीएसटी स्टेशन से भी उत्तर भारत को जाने वाले हजारों लोग जमा दिखाई पड़े। साथ ही सायन में भी सैकड़ों प्रवासी इकट्ठा हो गए। सबसे भयानक तस्वीर सामने आई कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके धारावी से। यहां पर मजदूरों को निकालने और उन्हें अलग अलग रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बसों का इंतजाम किया था। बसों को पकड़ने के लिए हजारों की भीड़ लाइन में लग गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आई, या यूं कह लीजिए धज्जियां उड़ गई। मुंबई से सटे वसई में ट्रेन का इंतजार कर रही एक बुजुर्ग महिला की मौत की भी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला कई घंटों तक ट्रेन के इंतजार में बैठी थी। इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस महिला को पहले से ही हालांकि बताया यह भी गया है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर था। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं हार्ट अटैक के चलते हुई। पहले ही उन्हें डायबिटिक वो पेशेंट थी, ब्लड प्रेशर की भी शिकार थी, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा देर तक, क्योंकि बहुत गर्मी है, धूप में बैठना काल साबित हुआ, महिला की मौत हो गई। चक्कर जैसे आने लगा, फिर वहाँ पे पुलिस वगैरह जो है वहाँ पे बैठा है, जो है थोड़ा ज़्यादा ही डाउन होने लगा। फिर वो लोग ने एम्बुलेंस मंगाया, एम्बुलेंस मंगा के जो है वहाँ पे तुरंत हॉस्पिटल में भेजा, प्राइवेट हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आने के बाद जो है उन्होंने बताया कि डेथ हो गया। क्या वजह क्या बताइए? ऐसा कुछ वजह अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि मतलब धूप की वजह से ऐसा हुआ। वहीं मजदूरों की ट्रेनों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और रेलवे आमने सामने आ गए हैं। केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे पर बदइंतजामी और लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो ट्रेनों को लेकर के महाराष्ट्र और केंद्र आमने सामने है। रेलवे से तनातनी चल रही है। महाराष्ट्र के पास मजदूरों की लिस्ट नहीं, पीयूष गोयल ने ये आरोप लगाए हैं। आधी अधूरी लिस्टें, कोई पुरानी लिस्टें कभी बनी होंगी, कभी कुछ लिस्ट यूपी भेजी होगी, कभी बंगाल बिहार भेजी होगी 10 दिन 15 दिन पहले, उस पर काटा पीटी करके डेट चेंज करके उन्होंने आज के लिए हमसे 145 ट्रेन, 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। अब रेलवे ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कल शाम को बोले और आज सुबह 145 ट्रेन। फिर भी पूरी रात बैठ के देश भर की समीक्षा करके ट्रेनों को तेज दौड़ा के पूरी हमने प्लानिंग की, रात भर बैठ के 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी। 145 ट्रेन को नोटिफाई कर दिया। वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी श्री राजू जी सिन्हा, इन्होंने 22 मई को एक खत लिख के रेलवे प्रशासन को बताया था कि हमको 26 मई तक एक भी ट्रेन वेस्ट बंगाल में मत भेजिए। उसके बावजूद राजनीति करने के लिए पीयूष गोयल जी ने महाराष्ट्र को 34 ट्रेन भेजी। ये माननीय राजू जी सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, इनका ये खत, और इस खत में साफ साफ लिखा है कि 26 तारीख को ट्रेन मत भेजिए। उधर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर महाराष्ट्र और केंद्र के बीच हो रही इस तनातनी के बीच मायावती ने भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट का निशाना साधा है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें केंद्र और महाराष्ट्र सरकार दोनों के विवाद को लेकर क्या लिखा है। देखिए, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद के कारण लाखों प्रवासी श्रमिक अभी भी बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं, जो कि अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरी है कि आरोप और प्रत्यारोप छोड़कर इन मजलूमों पर ध्यान दें, ताकि कोरोना की चपेट में फंसकर इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने से बच सके। और देखिए, वसई की तस्वीरें जरा देखिए। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। 50,000 को आंकड़ा पार कर चुका है। और तब देखिए महाराष्ट्र में तैयारियां किस तरीके की हैं। यहां पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा मायावती कह रही थी कि चक्की में कोई पिस रहा है तो वो ये प्रभावित मजदूर हैं,
जिनको पता नहीं कि किस स्टेशन से गाड़ी पकड़नी है, कब पकड़नी है, क्योंकि कोई सामंजस्य ही नहीं है स्थानीय प्रशासन और रेलवे के बीच। हम सीधा रुख करते हैं इंद्रजीत सिंह का। इंद्रजीत, ये अव्यवस्था या कुव्यवस्था कह लीजिए, ये क्यों फैली है? जिम्मेदार कौन है? ये जो लेटर दिखाया जा रहा था पीयूष गोयल की तरफ से कि 145 मांगी गई, फिर अनिल देशमुख कह रहे हैं कि जो हमने मांगी वो दिया नहीं गया, कहीं और भेज रहे हैं ये ट्रेनें, हकीकत है क्या? जी बिल्कुल, अगर इस पूरे वाकये को देखें तो ऐसा लगता है कि इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं और दोनों की जो रेल मंत्रालय या इसके अलावा स्थानीय प्रशासन में जो कोऑर्डिनेशन है बिल्कुल कम है। क्योंकि जिस तरह से लगातार 145 ट्रेनों की मांग की गई थी, 145 ट्रेनें दिया तो जरूर केंद्र ने, लेकिन वो ट्रेनें ऐसे समय में दिया जब राज्य की पूरी तैयारी नहीं थी, और एक साथ 145 ट्रेनें एक दिन के लिए दे देना, आप समझ सकते हैं कि 145 ट्रेनों के लिए जो मजदूर आने हैं उनको कैसे स्टेशन तक लाया जाएगा, ये व्यवस्था करना, उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार नाकाम रही। तो कहीं ना कहीं जो दोनों की राजनीति है उसमें मजदूर पिस रहा है। इस वक्त हम कल्याण स्टेशन के बाहर हैं और यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आए हुए हैं और आज भी मजदूरों के जो जाने का सिलसिला है, घर जाने का सिलसिला, वो लगातार जारी है और लगातार बसों से यहाँ पर इनको पहुँचाया जा रहा है और 50-50, 100 की संख्या में इनको स्टेशन के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो लगातार पुलिस की तरफ से इनको कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन जो एक ग्रुप के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर एक ही साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई एक घर के 8-10 लोग हों या एक ग्रुप के 20-25 लोग हों तो एक साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए थोड़ी चुनौती आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस समय महाराष्ट्र में बहुत सारे पुलिस कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसका भी असर इस पर दिख रहा है, जो तैयारियां हैं उस पर दिख रहा है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह भी है कि ट्रेनें मांगी गई, अगर तैयारियां नहीं थी तो मांगी क्यों 145 ट्रेनें एक साथ? और अगर मांगी गई तो फिर केंद्र सिर्फ ये कह के कि हमने तो ट्रेनें दे दी, इससे पल्ला झाड़ नहीं सकता, क्योंकि सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। शुक्रिया आपका इंद्रजीत इस जानकारी के लिए। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसमें सफर करने वाले जो यात्री हैं, जो श्रमिक हैं, उनको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। घंटों ये ट्रेनें देरी से चल रही हैं और इसकी वजह से कई यात्रियों की दर्दनाक मौत की खबरें सामने आ रही हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाली एक महिला ने यात्रा के दौरान एक बच्ची को जन्म दिया। और न सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें घंटों लेट चल रही है, बल्कि ये ट्रेनें अपना रास्ता भटक जा रही हैं। कुछ दिन पहले एक ट्रेन जिसे यूपी के गोरखपुर जाना था, वो ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई थी। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं जिन्हें जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गई। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेन चलाई तो गई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए, लेकिन ट्रेन की लेट लतीफी यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। कहीं चलती ट्रेन में बच्चे का जन्म लेना तो कहीं भूख प्यास से एक मासूम का दम तोड़ देना, इन दिनों श्रमिक ट्रेनों की ये कहानी बनती जा रही है। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजाना सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो काफी देर से अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। हालत यह है कि 30 घंटे का सफर 4 दिन में पूरा हो रहा है। दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही एक श्रमिक ट्रेन 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची, जबकि यात्रा महज 30 घंटे की है। इसी दौरान ट्रेन में एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई तो उसे ट्रेन से उतारा गया। आलम यह था कि बिना किसी मेडिकल सुविधा के ही महिला ने प्लेटफॉर्म पर एक बच्ची को जन्म दे दिया। हालांकि इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने जरूर मदद की। बाद में रेलवे के सीनियर डीसीएम ने अपनी गाड़ी से महिला को अस्पताल पहुंचाया। हम लोग आया था दिल्ली से, 4 दिन लग गया ट्रेन में। हम सोचा कि 2 रोज लगता है गाड़ी में, हम चला जाएंगे घर पर, ऐसा नहीं तो घर पर हो जाएगा। ट्रेन 4 रोज लगा दिया, 2-2 घंटा 3-3 घंटा रास्ते पर रुक जाता है। एक तरफ श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाली एक महिला एक बच्ची को जन्म देती है,
वहीं दूसरी तरफ श्रमिक स्पेशल ट्रेन में ही सफर करने वाली एक मां अपने मासूम बच्चे को खो देती है। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां बेतिया का एक परिवार दिल्ली से मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचा था। इस परिवार के साथ एक दुधमुहा बच्चा भी था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बच्चे के परिजन का आरोप है कि भूख और गर्मी की वजह से उनके मासूम की मौत हो गई। अधिकारियों को जानकारी दिया कि बच्चा सीरियस है। बहुत बोला कि पुलिस वाले के भी बोला, उसको बाद कह रहे हैं कि अभी आओ ट्रेन जाएगा तो बस जाएगा, उसको बाद कह रहे हैं कि अभी नहीं जाएगा तो अलाउंस करेगा। ऐसे करते होते हम लोग गाड़ी वाला मांग रहा है कि हम 12,000 रुपया लेंगे तब जाएंगे, तो हमारे पास तो 12,000 रुपया है नहीं। आप क्या करते हैं? हम दिल्ली में पेंट करते हैं। लड़का है कि लड़की भैया? इधर देखिएगा, लड़का है कि लड़के? लड़की है कि लड़का? लड़का। गर्मी से हो गया है, गर्मी के कारण हो गया है, भूख के कारण। भूख के कारण हो गया है। गर्मी भूख के कारण। ट्रेने से आ रही थी और वो पहले से बीमार था बच्चा। वो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? क्या मामला क्या लग रहा है? अब जांच करने के उसके बाद तो बताएंगे। हालांकि रेलवे ने इस बात से इनकार किया है कि बच्चे की मौत भूख की वजह से हुई है। रेलवे की माने तो बच्चा बीमार था और इलाज कराकर आ रहा था। हालांकि मौत की असल वजह क्या थी, वो जांच के बाद ही पता चलेगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक और दर्दनाक तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली से कटिहार जा रही एक महिला ने चलती ट्रेन में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत पहले से खराब थी, लेकिन जब मुजफ्फरपुर में महिला के शव को उतारा गया और वहां किसी सुरक्षा के बिना महिला के शव को सामान ढुलाई करने वाले ठेले पर लादकर अस्पताल भेजा गया। अचानक कुछ बीमारी पहले से? बीमारी कुछ नहीं था। मतलब खाना वाना मिला था पूरा? खाना वाना सही मिला था, पानी का बोतल हर चीज़ मिला था। मतलब कोई शैतानी असर था, इसकी वजह से हमारा शैतानी असर की वजह से। श्रमिक सूचना ट्रेन से श्रमिक लोग आ रहा है, उसी में से डेड बॉडी उतारा है। महिला का एक गुजरात से आ रहा था, जो ट्रेन मधुबनी जाती है, तो रास्ते में वो एक्सपायर कर गई तो यहाँ उतार लिया है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसको भेजवाएंगे घर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की कहानी बस इतनी भर नहीं है। जब से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, तब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिन्होंने रेलवे की अव्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो बताती हैं कि इस कोरोना काल में रेलवे प्रशासन किस कदर लापरवाह है। गोवा से बलिया की दूरी 2245 किलोमीटर है, जिसे तय करने के लिए 28 घंटों का वक्त लगता है। मगर रास्ता भटकने की वजह से यही दूरी 72 घंटे में तय हो पाई। आखिरकार 24 मई को ट्रेन बलिया पहुंची। महाराष्ट्र के वसई से गोरखपुर के लिए चली ट्रेन बीच में ही रास्ता भटक गई। गोरखपुर जाने वाली ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। तमिलनाडु से धनबाद के लिए चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी अपना रास्ता भटक गई। ये ट्रेन हटिया के बजाय चक्रधरपुर के रास्ते चल पड़ी। रविवार की सुबह ट्रेन राउरकेला स्टेशन पहुंची, जबकि उसे हटिया सुबह 8:30 बजे पहुंच जाना था। सूरत से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन को भुसावल इटारसी के रास्ते सीवान जाना था। 21 मई को दोपहर 2:30 बजे सूरत से रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन को 23 मई को दोपहर 12 बजे तक बिहार के सीवान पहुंचना था, लेकिन पहुंच गई ओडिशा के राउरकेला। लॉकडाउन में जब से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, तब से अब तक ऐसी 40 ट्रेन अपना रास्ता भटक चुकी हैं। सूत्रों के माने तो 23 मई को ही कई ट्रेनों का रास्ता बदल गया। हालांकि रेलवे की माने तो इन रूटों को जानबूझकर बदला गया है, जबकि यूपी के गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को ओडिशा के राउरकेला भेजने का तर्क समझ से परे लग रहा है। बता दें कि पिछले 24 दिनों में 1029 ट्रेनों के जरिए अब तक 15,36,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंच चुके हैं। समस्तीपुर से प्रमोद कुमार और मुजफ्फरपुर से मुकुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।